हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास अगेन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 2020 का एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। और जो क्या बोल रखा है उसके अंदर, लेट द फंक्शन f जिसकी डोमेन भी आर है एंड रेंज भी आर है बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वन टाइम्स ऑफ साइन x एंड लेट g इज अ फंक्शन सच दैट इसकी डोमेन भी आर है एंड रेंज भी आर है बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, मतलब g को इन्होंने अभी तक डिफाइन नहीं कर रखा है। लेट एफ जी बी द प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और इसकी डोमेन आर है एंड रेंज भी आर दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था जिसके अंदर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसके अंदर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर चारों में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट थे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है एंड कॉन्टिन्यूटी है वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है इसको लिख लिया। कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन टाइम्स साइन एक्स। अगर आप एफ डैश एक्स निकाल कर देखते हैं यहीं पर ही इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस वन टाइम्स कॉस x प्लस और साइन x। अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें, fx जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इसको अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर लेते हैं और x स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो रहा है, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन टाइम्स ऑफ साइन एक्स। और चाहे तो आप यहाँ से x माइनस वन को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये कितना हो रहा है, x माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो चाहे आप फंक्शन को एज इट इज रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो तो सेम ही आने वाला है। लेकिन यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है जब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर भी जो कर्व हमारे पास आ रहा है वो पूरी तरीके से हमारा एक तो पॉलिनोमियल टाइप से बन रहा है, मतलब हम इसके थ्रू जो कर्व बनाएंगे वो क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है। और यहाँ पर ये जो साइन एक्स और जो कॉस एक्स भी जो हमें दे रखे हैं ये भी हमारे टोटल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही देते हैं। तो यहाँ से भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा है, यहाँ से भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा है, डिफरेंशिएट भी ये हो रहा है हमसे। और अगर हम x इक्वल्स टू वन, क्योंकि अगर हम देखते हैं चारों ही ऑप्शंस के अंदर जो हमें क्रिटिकल पॉइंट जो दे रखा है जिसके अबाउट हमें चेक करना है फंक्शनैलिटी को, फंक्शन की, चाहे वो f फंक्शन हो, चाहे g फंक्शन हो, चाहे f इंटू जी फंक्शन हो, उसके लिए हमें कौन सा पॉइंट दे रखा है, x इक्वल्स टू वन। तो अगर हम x इक्वल्स टू वन के अबाउट अगर इसको चेक भी करते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को, इसकी कॉन्टिन्यूटी को, तो हम देख पा रहे हैं डायरेक्टली देखने पर भी हमें समझ में आ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। जैसे ही ये बात हमें क्लियर होती है तो एफ एक्स एंड जी एक्स, ये जो दो फंक्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से एक फंक्शन के लिए हम क्लियर हो पा रहे हैं कि हाँ इसके अंदर एक फंक्शन जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी है और जितने भी जो पॉइंट्स हैं हमारे पास डोमेन के अंदर उनके लिए ये कॉन्टिन्यूस भी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम उस पर्टिकुलर पार्ट की जिसके अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि अगर पहले ऑप्शन की तरफ अगर हम देखते हैं, इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। और बिल्कुल सिमिलर ऐसा सही एक और ऑप्शन क्या दे रखा है, इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही डिफरेंशिएबिलिटी अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें किसकी, अपने एफ जी की, जो एफ जी फंक्शन है जिसको किस तरीके से बता रखा है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आप बाकी के थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ही बात कर रखी है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर हम एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें कहाँ पर, इसके x इक्वल्स टू वन पॉइंट के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम जो g फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर पाएंगे। तो चेक करते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करी
x इक्वल टू 1 पर, किसके लिए, अपने एफ ऑफ जी फंक्शन के लिए। तो एफ जी फंक्शन को जब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया किस पर, वन फंक्शन पर, वन पॉजिटिव की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये किस टाइप से आएगा, लिमिट माइनस की बात कर लेते हैं क्योंकि एलएचडी की बात करें तो 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ जी फंक्शन कितने का, 1 माइनस h का, एंड माइनस एफ जी फंक्शन ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर हम इस फंक्शन को लिखना चाहें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ 1 माइनस h इंटू जी ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, एक प्रोडक्ट फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, और वो प्रोडक्ट फंक्शन कैसा लिखा जा सकता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में। बस सिंपल से बस हमने इसको इसी तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमारे पास f ऑफ 1 माइनस h है, क्या ये हमारे पास दे रखा है, हाँ हम इसको लिख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगर हम ध्यान से देखें, हमने इस fx को सिंप्लीफाई करके, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से ये एक्सप्रेशन दे रखा है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो f ऑफ 1 माइनस h तो कम से कम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं f ऑफ 1 माइनस h, तो आप बेसिकली x की जगह कितना रख रहे हैं, 1 माइनस h, तो माइनस h इंटू आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 माइनस h। इस टाइप का सा आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, किसके लिए, f ऑफ 1 माइनस h के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 माइनस h इंटू जी ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि ये तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमें जी फंक्शन के बारे में ही नहीं पता है, माइनस, थोड़ा सा ध्यान देंगे, g ऑफ 1 तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन f ऑफ 1 की अगर हम बात करते हैं, मतलब अगर हम f ऑफ 1 फंक्शन को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पर f ऑफ x के अंदर x की जगह कितनी वैल्यू रख दें, 1 वैल्यू रख दें। जैसे ही आप x को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, तो आप देख पाएंगे कि पूरे ही फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0। बस इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों का बस हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कितना हो गया, 0, एंड होल अपॉन में कितना आ रहा था हमारे पास, माइनस का h, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस का h, और देख रहे हैं कि जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास केवल यही मल्टीप्लाइड टर्म में ये फॉर्म रहेगी, और माइनस h अपॉन है में, माइनस h जो है वो अपॉन में है ही, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 माइनस h, और इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, g ऑफ 1 माइनस h। तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 अभी के लिए लेट से चलिए बोल दिया। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, क्योंकि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं एफ जी फंक्शन के लिए, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन के लिए, कहाँ पर, x इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन बता रखा है, दे रखा है, वो कुछ इस टाइप से इन्होंने पूछ रखे हैं चारों ही ऑप्शन में कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो x इक्वल टू 1 के इर्द गिर्द ही इन्होंने घुमा रखी है। तो अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं x इक्वल टू 1 प्लस के लिए, तब हमारे लिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ जी 1 प्लस h माइनस एफ जी ऑफ 1 होल अपॉन में, ये कितना आ जाएगा, h। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब अगेन हम इसको क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 1 प्लस h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1
होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है h। अगेन जब आप f ऑफ 1 प्लस h कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, जब हमने यहां पर 1 प्लस h रख दिया तो हो जाएगा h टाइम्स ऑफ 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 प्लस h। तो यहां से एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 प्लस h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h। और ध्यान देने वाली बात यह है कि f ऑफ 1 अगेन यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, और क्योंकि g ऑफ 1 की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, हमें दे ही नहीं रखा है g फंक्शन, तो इसीलिए हम इसके किसी भी फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ना g ऑफ 1 की ना g ऑफ x की। तो यहाँ पर इस फंक्शन f ऑफ 1 की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो पूरी की पूरी वैल्यू ही ये कितनी हो जाएगी 0। एंड होल अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास h। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पर ये h से ये h हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगी टर्म वो कितनी हो जाएगी 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 प्लस h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h। लेट से अभी के लिए आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां पर ये दो बेसिक चीजें अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एफ जी फंक्शन के लिए यहां पर लिख दी हैं। खैर अब अगर हम यहां पर देखते हैं कि अगर हमारे लिए यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम एक एक करके एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं जिसमें एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी की बात तो हो ही रही है, तो अगर हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अगर हमें जो फंक्शन है हमारा g फंक्शन, अगर उसकी कॉन्टिन्यूटी चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, इफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास ये क्या बोल रहे हैं, देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। मतलब समझने वाली बात है, अगर हम बोल रहे हैं कि जो g फंक्शन है अगर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमें पता है कि जो लिमिट हमारे पास होगी h टेंडिंग टू 0 टाइप से, कब, ये कहां पर बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 पर। तो अगर हम h टेंडिंग टू 0 बोलते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, राइट हैंड साइड की लिमिट एंड फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू पुट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर ये कॉन्टिन्यूटी पूछ रहे हैं, अगर वो तीनों वैल्यू सेम आ जाती है हमारे पास तो ही हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ 1 प्लस h इफ इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ 1 माइनस h एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग इक्वल टू g ऑफ 1, केवल और केवल तभी हम क्या बोल पाएंगे कि हमारा जो g फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसको अभी के लिए चलिए इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल से आप ये समझिए, जब इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लेकर चल रहे हैं एंड जब इक्वेशन नंबर 3 को लेकर चल रहे हैं, और जब इन तीनों ही इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे हैं तो ये बात समझने की है कि हम इन दोनों LHD एंड RHD को इक्वल इक्वेट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें फंक्शन g के बारे में ना पता हो। क्योंकि अगर हम फंक्शन f के बारे में अगर देखते हैं, यहां पर हमने fx फंक्शन लिया था और gx फंक्शन लिया था, अगर हम fx फंक्शन के बारे में देखते हैं कि अगर हम लिमिट अगर इसमें पुट भी कर देते हैं तो यहां पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। यहां पर क्यों, क्योंकि अगर हम h टेंडिंग टू 0 पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस साइन 1। इसी तरीके से जब हम RHD की बात कर रहे थे तो अगर हम यहां पर भी अगर इस लिमिट को पुट कर देंगे तो यहां पर वैल्यू f ऑफ x फंक्शन की कितनी आ रही है, 1 प्लस साइन 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक कंफ्यूजन सा क्रिएट कर देता है बच्चे के माइंड के अंदर कि आखिर हम बोलते यही हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया
तो उस फंक्शन का जो पहला पार्ट, बेसिकली जो पहला स्टेप है कॉन्टिन्यूस होने का, वो तो उसे कॉन्टिन्यूस होना ही होना पड़ेगा। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि जिस पर्टिकुलर फंक्शन से, मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स से मिलके जो एफ जी एक्स ये जो फंक्शन बना है हमारा, उस फंक्शन के लिए अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, एल एच डी आर एच डी को, तो यहां पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि जो जी फंक्शन, इन दोनों ही फंक्शन से, इन दोनों ही फंक्शन में जैसे एफ एक्स और जी एक्स है, तो इन दोनों फंक्शन में जो जी एक्स वाला जो फंक्शन है वो तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। हमें उसके बारे में सोचना पड़ रहा है कि आखिर ये किस तरीके से बिहेव करेगा। ओनली देन वी कैन डिफाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले फंक्शन की। तो अगर हम इन तीनों ही इक्वेशंस को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है किसकी, हमारे एफ जी एक्स फंक्शन की, एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन की, वो केवल और केवल तभी एग्जिस्ट कर पाएगी x इक्वल टू 1 पर, जब हमारे पास ये जो g फंक्शन है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और ये हमें कंडीशन में गिवन कर रखा हो किसी तरीके से। तो यहां पर अगर हम इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इफ g इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, मतलब ये कंडीशन हमें बता रखी है पहले से कि ये कंडीशन जो है ये एग्जिस्ट कर रही है, तब तो हम समझ पा रहे हैं कि ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम क्या बोल पाएंगे कि ये जो पोर्शन है ये इस पोर्शन के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास जो ये जो एफ ऑफ एक्स के अंदर जब हमने लिमिट पुट करी थी, ये पोर्शन तो सेम आ ही गया था। तो हमारी जो डिफरेंशिएबिलिटी है किसकी, एफ जी एक्स फंक्शन की, वो हमारे पास इक्वल इक्वेट करके एग्जिस्ट करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। बहुत सारे बच्चे अभी इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज होंगे जब हम 2 ऑप्शन के बाद जब थर्ड ऑप्शन के ऊपर जंप करेंगे, देखते हैं उसे भी। अब यहां पर इन्होंने सेकंड ऑप्शन में बोल रखा है, इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। समझने वाली बात यह है कि अगर g डिफरेंशिएबल इन्होंने बोल दिया है, gx फंक्शन जिन 2 फंक्शंस की वजह से, अगेन मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, जिन 2 फंक्शंस की वजह से एफ जी एक्स फंक्शन क्रिएट हुआ है, बना है, वो प्रोडक्ट फंक्शन है। एफ जी एक्स फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स करके। अगर एक भी फंक्शन अगर इसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा जो एफ जी एक्स फंक्शन जो बन रहा है कि क्या वो कॉन्टिन्यूस हो पाएगा या डिफरेंशिएबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में जब इन्होंने बोल दिया है कि g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, और हम जान रहे हैं कि जो f वाला फंक्शन था, f वाला फंक्शन जो था वो तो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल था ही था। तो जो बनने वाला जो इसका प्रोडक्ट होगा, एफ जी एक्स प्रोडक्ट जो है हमारे पास मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला, तो यहां से जो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी आएगी उसकी, एफ जी फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी आएगी x इक्वल टू 1 पर, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जब g डिफरेंशिएबल है यहां पर, तो भी हमारा ये एफ जी फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि जब डिफरेंशिएबल होगा तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स वो एग्जिस्ट कर पाएगा कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। और अगर वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो हमारा जो एफ जी फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर पाएगा। किस वजह से? इस रिलेशन के एग्जिस्टेंस की वजह से। तो यहां से हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो पाता है। अब यहां पर जब हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर जंप करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आएगा कि सर जो हमने ऑप्शन ए पढ़ा वो बी पढ़ा, इसी तरीके से सिमिलर सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी है। ये आईआईटी ने जो ऑप्शंस दिए थे ये बहुत ही क्लेवरनेस के साथ यहां पर ये पुट किया है, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो खुद हमें भी एक बार को कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ये देखने में तो सही सही लग रहा है और जो बात कर रहे हैं वो भी ये बिल्कुल करेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब हम थोड़ा गौर से पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यार ये डेटा तो हमें गिवन ही नहीं कर रखा है, तो इसलिए हम बोल ही नहीं सकते हम। तो अभी क्या बोल रहे हैं, इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 देन g is continuous at x equals to 1, and if fg is differentiable at x equals to 1
देन जी इज अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मतलब जो ऊपर वाले दो ऑप्शन है उन्हीं को ही इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करके इन्होंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब थोड़ी सोचने समझने वाली बात है यहाँ पर। हमने क्या बोला कि ये डिफरेंशिएबल ही केवल और केवल एफ जी फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल ही हम केवल और केवल तब बोल पा रहे हैं जब जी की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता हो। हमें जी की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन हम जान रहे थे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो रहा है और इन्होंने बोला कंडीशन के अंदर कि जी डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल होगा तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हुई आएगी, और जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हुई आएगी जिसके अंदर ये का तो रोल हमें समझ में आ रहा है, जी ऑफ 1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है अभी तक बिल्कुल भी। तो इन दोनों के रोल की वजह से हमारी जो एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी थी वो एग्जिस्ट कर पा रही है। समझेंगे अब इस चीज को। जब हम बोल रहे हैं एफ जी इज अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो हमें यहां से ये समझ में आएगा कि जब ये और ये एग्जिस्ट कर पाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो जब ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा ये पोर्शन इक्वेशन नंबर 1 में जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन से क्रिएट हुआ था LHD के अंदर, और RHD के अंदर जो ये पोर्शन जो हमारा क्रिएट हुआ था, ये लिमिट पुट करने पर सेम आ रहे होंगे। बिना उसके भी अगर ये सेम आ रहे हैं तो हम ये बोल पाएंगे कि g ऑफ 1 माइनस एच विल बी इक्वल टू g ऑफ 1 प्लस एच, कौन से, थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। लेकिन तब अगर हम ये कंक्लूड करने की कोशिश करें कि देन g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो ये हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को यूज करके हम केवल इतना तो बोल पाएंगे कि ये इसके इक्वल रहा होगा केवल और केवल तब ये डिफरेंशिएबल हो गया होगा। और हम g को कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए कौन कौन सी 3 कंडीशन को बोलते हैं, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन तो हमारे पास इक्वल आ जाएंगी, लेकिन g ऑफ 1 का तो अता पता ही नहीं है हमारे पास। और जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि g ऑफ 1 कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरीके से अपने बिहेवियर को शो कर रहा होगा, तब तक तो हम बोल ही नहीं सकते कि जो g फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। इस वजह से हम इस ऑप्शन को नहीं ले पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और बेसिक डेफिनेशन को बार बार रिपीट करके अपने मन में सोचेंगे, केवल और केवल तभी आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरीके से ये फोर्थ ऑप्शन भी है कि एफ जी डिफरेंशिएबल हो गया, हम समझ रहे हैं, हम बहुत खुश हो गए। ये एफ जी फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल हो गया तो हमारे पास ये दोनों की दोनों कंडीशन सेम हो जाएंगी। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेम हो जाएंगी तो ये वाला और ये वाला फंक्शन भी आपस में सेम हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल आ ही रहे हैं। अब ऐसे में जब ये बोल रहे हैं कि g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इसके लिए अगेन फिर से वही कहानी हमारे पास आएगी कि अगर g को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा तो हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बेसिक रूल क्या कहता है कि उसका जो पार्ट है, जो g फंक्शन का जो पार्ट है, उसे कॉन्टिन्यूअस भी होना पड़ेगा। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास जो कंडीशन आती है वो कौन सी आती है, ये वाली कंडीशन आती है। अब इस कंडीशन के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ जी एक्स फंक्शन की वजह से ये पोर्शन और ये पोर्शन तो इक्वल आ रहा है, लेकिन अगेन ये g1 वाला जो पोर्शन है इसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट करेगा या ये एग्जिस्ट करेगा। केवल और केवल इसी कंडीशन की वजह से हम इस कंडीशन को भी नहीं ले पाते हैं। बहुत ध्यान से सोचिए, जब हम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने पहले से ही हमसे बोल दिया है कि जी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, केवल तब हम आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। या हमसे क्या बोल दिया गया है कि जी इज डिफरेंशिएबल केवल और केवल तब ही हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है इसकी लैंग्वेज को समझ के इसके प्रॉपर आंसर को करने का। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्या क्या, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप की ये जो प्रॉब्लम है ये समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। अदरवाइज आप मेरे से टेलीग्राम की मैंने जो अपनी आईडी बता रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।